नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है छायावाद के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के आनंद सर की व्याख्या का। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम आनंद सर्ग के सारांश को समझ सकेंगे, आनंद सर्ग के महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या का विश्लेषण कर सकेंगे, साथ ही छंदों में निहित मूल तत्वों व अर्थों का सम्यक मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके साथ ही आनंद सर्ग में भाव व कला पक्ष की दृष्टि से व्याख्यायित छंदों के सौंदर्य विधान को भी समझ सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य का एक अत्यंत अमूल्य ग्रंथ है जो कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन रहस्य के साथ आनंद सर्ग नामक 15 सर्गों में विभक्त है, जो कि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक आधार पर रचित किए गए हैं। आनंद सर्ग कामायनी महाकाव्य का अंतिम सर्ग है। इस सर्ग में मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य को बताया गया है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि आनंद से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, आनंद में ही जीवित रहती है और अंत में आनंद में ही विलीन होकर उसी में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य चरम आनंद को ही प्राप्त करना है, क्योंकि प्रेम पथिक में कवि स्वयं कहता है कि इस जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, इस जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उच्च सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। अथवा स्वयं जयशंकर प्रसाद जी इस भाव को मानते हैं कि उस आनंद भूमि में जिसकी कहीं पे भी सीमा नहीं है, उसी आनंद भूमि को प्राप्त करना ही मनुष्य का अंतिम और चरम उद्देश्य व लक्ष्य रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रसाद जी ने अपने इसी उद्देश्य की अंतिम परिणति कामायनी महाकाव्य के आनंद सर्ग में की है। यहाँ वे मानव के चरम उद्देश्य को पूर्ण करते हुए आनंद की भूमि तक पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचने के उपरांत उन्होंने संपूर्ण मानव समुदाय को यही संदेश दिया है कि जीवन में त्याग, सेवा, समर्पण, प्रेम, स्नेह और मानवता जैसे उदात्त गुणों को धारण करके ही मानव जैसे ही अपने आप को सभी से अभिन्न समझने लगता है, अथवा जैसे ही उसके हृदय में एक अभेद की प्रतीति होती है, वैसे ही वह समरस होकर सर्वत्र चारों तरफ केवल एक ही चेतना को देखता है, एक ही चेतना के दर्शन वह करने लगता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद उसके हृदय से जड़ चेतन, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, हीनता अहीनता समस्त भाव तिरोहित हो जाते हैं और वह अखंड आनंद को प्राप्त करके शिव रूप हो जाता है। एक ऐसा शिव रूप जहाँ पर यदि कुछ शेष है तो केवल हर्ष ही हर्ष है। अगर चारों तरफ वातावरण में कुछ दिखाई पड़ता है तो केवल आह्लाद और उत्साह ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकार कवि ने यहाँ इस भ्रमित मानव समुदाय को, मानव समाज को एक उचित मार्ग दिखाकर अखंड आनंद प्राप्त करने का अचूक उपाय बताया है, जहां उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनाने पर और उसको आत्मसात करने पर जोर दिया है और संसार को सत्य, सौंदर्य एवं मंगल से परिपूर्ण मानकर यहाँ के प्राणियों को सेवा, परोपकार, उदारता, अपनापन आदि को महत्व प्रदान किया है। इस भाव को प्रेषित किया है कि यदि हम इन भावों को अपनाते हैं
तो हमारे जीवन में अखंड आनंद सर्वत्र ही व्याप्त हो जाएगा। प्रस्तुत सर्ग में हिमालय की तलहटी का कवि ने एक अत्यंत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। जब हम बात करते हैं इसके काव्यगत वैशिष्ट्य की, तब हम पाते हैं कि कवि ने आनंद सर्ग में जहाँ पर संध्या का वर्णन किया है, वहाँ पर कवि ने सर्वथा एक नवीन छायावादी शैली का प्रयोग किया है, जहाँ पर कवि की नूतन अभिव्यंजना पद्धति को सर्वत्र स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रस्तुत सर्ग में शैव मत के प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। प्रस्तुत सर्ग में जहाँ पर कवि ने हिमालय की अंतिम झांकी प्रस्तुत की है, वह अपने आप में अत्यंत ही रोचक और अत्यंत ही मनोरम है तथा कवि ने आनंदपूर्ण वातावरण का चित्र अंकित करने में अपना अभूतपूर्व कौशल दिखाया है। यहाँ सर्वाधिक लाक्षणिक, प्रतीकात्मक और व्यंजना प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है। कला की दृष्टि से यह सर्ग कवि की एक प्रौढ़ अभिव्यक्ति का द्योतक है। प्रस्तुत सर्ग में मानव, मनु, श्रद्धा, वृषभ और यात्रियों का एक दल आनंद लोक की ओर प्रस्थान करता है। अपने जीवन घट को अमृत रूपी जल से भरने के लिए सारस्वत नगर के निवासी यात्रा करते हैं। यहाँ पर एक वृषभ का उल्लेख किया गया है जो कि धर्म का प्रतिनिधि है। मार्ग में श्रद्धा सर्वत्र पुष्प वर्षा करती हुई चलती है और मनु निरंतर आनंद विभोर होते रहते हैं। यहाँ पर कामायनी जगत की मंगल कामना का प्रतीक है। आनंद लोक में जड़ और चेतन में सर्वत्र समरसता विद्यमान थी। सुंदरता ने साकार स्वरूप धारण कर लिया और सर्वत्र एक चैतन्य का ही चारों ओर विलास था, और जहाँ पर सर्वत्र केवल अखंड आनंद की ही हिलोरें उठ रही थीं। जब हम बात करते हैं प्रस्तुत सर्ग के कला पक्ष की, तो कला पक्ष की दृष्टि से जहाँ पर कवि ने हिमालय की अंतिम झांकी का चित्र अंकित किया है, वह अत्यंत ही मनोरम है। साथ ही कवि ने एक आनंदपूर्ण वातावरण का चित्र अंकित करने में भी अपना अपूर्व कौशल दिखाया है। प्रस्तुत सर्ग में कवि ने सर्वाधिक लाक्षणिक, प्रतीकात्मक एवं व्यंजना प्रधान शैली का प्रयोग किया है। कला की दृष्टि से आनंद सर्ग कवि की प्रौढ़ अभिव्यक्ति का द्योतक है, जहाँ कवि ने दार्शनिक विचारों की शुष्क एवं नीरसता को काव्य की समरसता प्रदान करके हृदयग्राही बनाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। साथ ही प्रस्तुत सर्ग में कवि का बिंब विधान देखने योग्य है, जो अत्यंत ही मार्मिक एवं सजीव है। तो ये था आनंद सर्ग का एक संक्षिप्त सारांश। अब हम चलते हैं इसके व्याख्या पक्ष पर। व्याख्या पक्ष की शुरुआत करते हुए कवि कहता है कि, लिखता है कवि कि चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। यहाँ पर रम्य का अर्थ है सुंदर, पुलिन से अभिप्राय किनारा, गिरिपथ गिरि मीन्स पर्वत, पथ मीन्स मार्ग अर्थात पर्वत का मार्ग या फिर पर्वतों का रास्ता। संबल मीन्स पाथेय या यात्रा के लिए जो भी आवश्यक सामग्री हैं। देखते हैं इसका व्याख्या पक्ष कि सारस्वत प्रदेश से इड़ा और मानव के साथ वहाँ के निवासियों का एक दल कैलाश पर्वत की ओर यात्रा करने के लिए चला था। यात्रियों के उस दल ने मार्ग के लिए सभी आवश्यक सामग्रियां अपने साथ ले रखी थीं और वे नदी के सुंदर किनारे पर चलते हुए पर्वत के मार्ग से यात्रा कर रहे थे। यात्रियों के इस दल में सारस्वत नगर की रानी इड़ा, मानव तथा वहाँ के अन्य नागरिक सम्मिलित थे। इस यात्रा द्वारा कवि ने सभी व्यक्तियों को एक स्थान पर लाकर मिला दिया है। कवि की यह कथा हिमालय पर्वत से ही प्रारंभ हुई है और हिमालय पर्वत पर ही आकर सबके मिल जाने पर ही यह कथा समाप्त भी होती है।
इस तरह से कवि ने यहाँ पे यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मानव जन्म लेते समय उन्नत अवस्था से ही गिरकर इस संसार में आता है और नाना प्रकार के संकटों को उठाकर अंत में शुभ कर्मों के द्वारा वह फिर उसी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है जहाँ से वह यात्रा करने के लिए चला था। उसी बिंदु पर आकर उसकी वह यात्रा समाप्त भी होती है। साथ ही इन प्रस्तुत पंक्तियों में मनु, श्रद्धा और सारस्वत प्रदेश निवासियों के कैलाश पर पहुंचने के प्रकरण द्वारा कामायनी के मूल अंगी रस शांति की निष्पत्ति का द्योतक है। अतः यहाँ पर प्रकरण वक्रता का सौंदर्य विद्यमान है। साथ ही प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वनिर्मित छंद का प्रयोग किया है, जिसमें 14 मात्राओं के विराम से 28 मात्राएं हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण तो हाकिल छंद के चरण में मिलते हैं, लेकिन द्वितीय और चतुर्थ चरण कहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। यह छंद कवि को अधिक प्रिय है। आंसू काव्य में भी कवि ने इसी छंद को अपनाया था। शैली विज्ञान की दृष्टि से यह नूतन छंद विचलन का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें दृश्य बिंब भी सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। अगली पंक्तियां हैं। था सोमलता से आवृत वृष धवल धर्म का प्रतिनिधि, घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गतिविधि। सर्वप्रथम शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर आवृत से अभिप्राय है ढका हुआ, वृष यानी कि सांड, प्रतिनिधि यानी कि स्थानापन्न धर्म का प्रतिनिधि, ताल मीन्स लय, मंथर से अभिप्राय है धीमी धीमी मंद गति, गतिविधि चलने का एक ढंग। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि सारस्वत प्रदेश के उन यात्रियों के साथ जो कि हिमालय की यात्रा पे थे, उनके साथ में एक श्वेत रंग का यानी कि सफ़ेद रंग का एक वृषभ था, जिस पर सोमलताएं लदी हुई थीं। यह धर्म का प्रतिनिधि था। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे जिस वृषभ का उल्लेख कर रहे हैं, जिस वृक्ष का उल्लेख कर रहे हैं, वो धर्म का प्रतिनिधि था। उसके गले में एक घंटा बंधा हुआ था, जिसके चलने पर वह मंद गति के संग में चल रहा था और उसके चलने पर एक लय के साथ वह घंटा भी बजता जा रहा था और यह वृषभ अपनी मंथर गति के साथ यात्रियों के दल के साथ चल रहा था। यहाँ पर वृषभ को सोमलता से ढका हुआ बताया गया है, या फिर वृषभ के ऊपर बताया गया है कि वो सोमलता से लदा हुआ था। यहाँ पे विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि सोमलता को देवों के भोग का प्रतीक माना गया है। अतः सोमलता के साथ वृषभ का साथ साथ जाना कहीं ना कहीं इस बात का भी द्योतक है कि सारस्वत निवासी अभी भी देवों के समान भोगपूर्ण संकीर्ण धर्म को कैलाश पर जाकर मुक्त कर देंगे, या फिर वे अपने संग में भोगपूर्ण सभी सामग्री को लेकर चल रहे थे, जिनका अंतिम उद्देश्य यही था कि रास्ते में तो ये इसको अपने साथ रखेंगे, लेकिन कैलाश पर जाकर वे सर्वथा इससे मुक्त हो जाएंगे या फिर इसको मुक्त कर देंगे, जिससे आगामी सृष्टि कर्म प्रधान उदार धर्म को स्वीकार करके चल सकेगी। अगली पंक्तियां हैं। वृष रज्जु वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित, मानवता साथ उसी के मुख पर था तेज अपरिमित। प्रस्तुत पंक्तियों में सर्वप्रथम हम शब्दार्थ को देखेंगे। यहाँ पर रज्जु से अभिप्राय है रस्सी। बात की है वाम कर। वाम कर मीन्स हाथ, वाम मीन्स बायां, तो वाम कर का अभिप्राय यहाँ पे हो गया बायां हाथ, और दक्षिण अर्थात दायां हाथ। मानव, जिस मानव का उल्लेख किया गया है, ये मानव कोई और नहीं बल्कि मनु और श्रद्धा का पुत्र है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कि मानव के सौंदर्य का विधान कर रहे हैं, तो यहाँ पर मानव के लिए जो शब्द लेके आए हैं वो है अपरिमित। अपरिमित का अभिप्राय है अतुलित या फिर असीम। साथ ही शब्द आया है केहरी किशोर यानी कि शेर का बच्चा।
अभिनव अवयव बहुत सुंदर शब्द है। अभिनव अवयव मीन्स तरुणा अवस्था में उमड़े हुए नवीन अंग, यानी कि जो मानव था वो अपनी युवा अवस्था को प्राप्त कर रहा था, जिस कारण जो उसके अंग थे वे कैसे थे, उसके लिए कवि ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर उपमा का प्रयोग किया है, अभिनव अवयव। प्रस्फुटित मीन्स विकसित, गंभीर मीन्स गहन या फिर घनीभूत, और नए भाव मीन्स यौवन की नई नई उमंगें। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि उन यात्रियों के दल के संग में जो वृषभ चल रहा था, उस वृषभ की रस्सी को मनु के पुत्र अर्थात मानव ने अपने बाएं हाथ में पकड़कर वह उसके साथ साथ चल रहा था। उसके दाएं हाथ में त्रिशूल सुशोभित था और उसके मुख पर असीम तेज विराजमान था। जिस तरह एक सिंह के बच्चे के युवा होते ही उसके नवीन अंग विकसित होकर शोभा देते हैं, उसी तरह मानव के नवीन अंग भी अपनी युवा अवस्था के कारण पूर्णतः विकसित होकर शोभा दे रहे थे और उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से यौवन की गंभीरता स्पष्ट झलक रही थी और इसी कारण उसका हृदय एक युवा जीवन की नवीन उमंगों से, नवीन तरंगों से भरा हुआ था। जब हम बात करते हैं प्रस्तुत छंद के काव्य वैशिष्ट्य की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि ने यहाँ पर भारतीय सौंदर्य पद्धति के अनुसार एक युवक के सौंदर्य का चित्र अंकित किया है, अर्थात मानव के सौंदर्य का एक चित्र अंकित किया है। यहाँ पर मानव के सौंदर्य के लिए कवि ने अंगों का सुगठन होना, ओज, तेज, यौवन, माधुर्य, गांधीर्य, सुडौलपन, अंगों की समानुपात अनविति, स्वस्थता आदि आवश्यक बातों की ओर भी संकेत किया है। साथ ही कवि ने यहाँ सभी विशेषताएं बहुत ही थोड़े से ही शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि तुलसीदास जी ने भी राम और लक्ष्मण के युवा शरीर के सौंदर्य का चित्र अंकित करने के लिए उन्हें वृषभ स्कंद तथा केहरी ठवनी वाला बताया था। साथ ही प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने केहरी किशोर का चित्रण करके श्रद्धा के पुत्र कुमार मानव के सौंदर्य का एक बहुत ही मार्मिक रूप बिंब विधान के द्वारा अंकित करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही केहरी किशोर जहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर स्वतः ही उपमा अलंकार परिलक्षित होता है। यौवन के गंभीर, चूँकि यौवन अपने आप में एक अवस्था है, लेकिन कवि ने यहाँ पे यौवन को गंभीर कहकर संबोधित किया है, तो यहाँ पर यौवन के गंभीर होने में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। साथ ही उपादान लक्षणा हमको दिखाई पड़ रहा है। शैली विज्ञान की दृष्टि से कवि ने यहाँ पर यौवन शब्द को अधिकरण कारक से उठाकर कर्ता कारक के रूप में परिवर्तित करके रूप विचलन का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। चल रही इड़ा भी वृक्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव, गैरिक वसना संध्या सी, जिसके चुप थे सब कलरव। सर्वप्रथम शब्दार्थ, वृष यहाँ पे वृषभ या फिर साणक का अर्थद्योतक दे रहा है। पार्श्व मीन्स बगल, नीरव, नीरव मीन्स चुपचाप, गैरिक वसना मीन्स गेरवे रंग के वस्त्र वाली, कलरव यानी कि पक्षियों का मधुर ध्वनि या कलरव उनकी आवाज़ें। अब हम लोग इसके व्याख्या पक्ष को देखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उसी वृषभ के दूसरी ओर, बगल की ओर, सारस्वत प्रदेश की रानी इड़ा जो कि चुपचाप चल रही थी। इड़ा ने गेरवे वस्त्र धारण कर रखे थे। चूंकि इड़ा की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं, जिस कारण तृप्त भाव के कारण वह बिल्कुल ही शांत सी दिखाई पड़ रही थी, इसलिए वह लालिमा से युक्त एक ऐसी संध्या के समान जान पड़ती थी जिसमें सभी पक्षी चुपचाप अपने घोंसले में बैठे हुए हों और जहाँ पर जरा सा भी कलरव सुनाई नहीं पड़ता हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि दिन भर अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहने के बाद जैसे जैसे संध्या करीब आती है, सभी लोग शांत भाव से अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। पक्षी भी इससे अछूते नहीं हैं। जैसे जैसे संध्या होती है वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कि आसमान भी पक्षियों के कलरों से शांत होने लगता है और वहाँ पक्षी जाके अपने घोंसले में चुपचाप बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे कवि ने एक तुलना करी है। किससे? पक्षियों की तुलना इड़ा से की है कि इड़ा के जीवन की समस्त इच्छाएं जितनी भी थी वे सब शांत हो चुकी हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिस कारण इड़ा के अंदर एक तृप्ति का भाव था और वह शांत भाव से चल रही थी। यहाँ पे कवि ने तुलना करी है कि जिस तरह से इड़ा शांत थी उसी प्रकार उसको देखकर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार दिन भर के थकान से चूर जब पक्षी अपने घोंसलों में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, शांति को पाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार इड़ा भी बिल्कुल शांत और चुपचाप भाव से चल रही थी। अगली पंक्तियां हैं। उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था मृदु कलकल, महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उल्लास हर्षपूर्ण मनोविनोद का प्रतीक है। मृदु मीन्स कोमल, कलकल मीन्स शोरगुल, मंगल गान मीन्स शुभ पर्व या त्योहार आदि पर गाए जाने वाले मांगलिक गीत, मुखरित मीन्स ध्वनित। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि उन यात्रियों में से जितने भी युवक थे वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ मनोविनोद करते हुए आपस में बातचीत करते हुए चल रहे थे, और जितने भी बच्चे थे वे सभी कोमलता के साथ शोरगुल करते हुए हर्षोल्लास के साथ में चल रहे थे। और साथ में जितनी भी उस यात्री दल में महिलाएं थीं वे त्योहार एवं पर्व आदि पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को गाती हुई चल रही थीं। इस तरह सारस्वत नगर वासियों का वह दल शब्दायमान होकर, गुंजायमान होकर यात्रा कर रहा था। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यात्रियों के दल का एक बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया है। जैसा कि भारतीय यात्रियों की यह विशेषता है कि वे चुपचाप यात्रा नहीं करते हैं, चाहे वह भले ही युवक हों या बच्चे हों या महिलाएं हों, वो अपनी कोई ना कोई गतिविधि या कोई ना कोई बातचीत क्रिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक भारतीय संस्कृति की भी एक उज्जवल झांकी प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रयास किया है। साथ में यहाँ पे एक श्रव्य भाव बिंब को खींचा है जो कि सर्वत्र दृष्टिगोचर है। अगली पंक्तियां हैं। चमरों का बोझ लदे थे वे चलते थे मिल अविरल, कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर अपने ही बने कौतूहल। सबसे पहले यहाँ पे शब्द आया है चमर। चमर यहाँ पे सुरा गाय नामक पशु का प्रतीक है जो प्रायः पहाड़ों पर ही पाई जाती है, जिसकी पूंछ के सफ़ेद बालों से चंवर बनाए जाते हैं, जिस कारण इसे चमरी गाय या चमरी मृग भी कहते हैं। अविरल का अर्थ है साथ साथ सटे हुए, कौतूहल मीन्स आश्चर्य या तमाशा, और विधिवत का अर्थ है उचित ढंग से। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि यात्रियों के उस दल के पास जो गायें थीं वो साधारण गायें नहीं थीं, बल्कि वे चमरी गायें थीं, जिस पर उन्होंने अपनी समस्त यात्रा में काम आने वाली समस्त आवश्यक सामग्रियों को लाद रखा था। वे चमरी गायें उनके साथ ही मिलकर चल रही थीं। ऐसी कुछ चमरी गायों के ऊपर चलने में जो बच्चे असमर्थ थे वे बैठे हुए थे, जो परस्पर एक दूसरे को देखकर आनंद मग्न होकर चल रहे थे, और उनकी जो माताएं थीं वे उन बच्चों को पकड़े हुए थीं कि कहीं ऐसा ना हो कि गाय की पीठ पर से वे बच्चे गिर जाएं। वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ में बातें करती जा रही थीं, और बातों के अंदर प्रायः वे बच्चे अपने आप को उचित ढंग से समझ रहे थे या समझा रहे थे कि हम सब लोग कौन हैं और हम सब लोग किस तीर्थ स्थान पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं इस प्रस्तुत पंक्तियों के सौंदर्य पक्ष की या काव्यगत सौंदर्य की, तो हम देखते हैं कि जो चमरी गाय या सुरा गाय, जो गाय की एक जाति होती है जो पहाड़ों पर ही पाई जाती है, पहले सभी जानवर जो जंगलों में घूमा करते थे वे सभी मृग कहलाते थे। संभवतः इसी कारण सुरा गाय को
चमुरी मृग भी कहा जाता था। इन दोनों ही पदों में यात्रा की एक सजीव झांकी प्रस्तुत करने का कवि ने प्रयास किया है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को माताएं बातों में लगाकर यात्रा करने के लिए अपने साथ ले चलती हैं, उन्हें मचलने या रूठने से रोकने के लिए वे उनके अंदर उत्कंठा जागृत करने के लिए निरंतर बातें करती जाती हैं, तो इस रूप में यहाँ पे कवि ने एक मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी दिखाने का, दर्शाने का प्रयास किया है। आज की इन छंदों में हम लोगों ने हिमालय के लिए प्रस्थान करने वाले यात्रियों दल का एक सजीव वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में देखा। साथ ही प्रस्तुत पंक्तियों में हम लोगों ने व्याख्यायित छंदों के साथ में इसके काव्यगत सौंदर्य को भी समझने का प्रयास किया। आज के व्याख्या पक्ष को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आगे के छंदों की व्याख्या के लिए हम मिलते हैं व्याख्या भाग 2 में। तब तक के लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।